हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने अपने एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट करने के लिए अबाउट जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स तो आप अपना आंसर किस तरह से लिखेंगे। मेरा ये लेक्चर बहुत ही शॉर्ट लेक्चर रहेगा जो कि आपको एक क्विक रिवीजन देगा आपके एग्जाम से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वर्ड जुरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एक अथॉरिटी जो कि कोर्ट को दी जाती है कोई ऑर्डर पास करने के लिए, कोई केस हेयर करने के लिए। ओके, तो ये होता है ज्यूरिसडिक्शन। तो अब ज्यूरिसडिक्शन की हम टाइप्स की बात करेंगे। ज्यूरिसडिक्शन 4 तरह की होती है। सबसे पहले टेरिटोरियल, फिर पेक्यूनरी, फिर सब्जेक्ट मैटर एंड देन ओरिजिनल एंड अपील। तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन 4 ज्यूरिसडिक्शंस बताऊंगी। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जैसे कोई एक एरिया, कोई एक एरिया एक कोर्ट को दे दिया कि आप इस एरिया में रहकर ही काम करेंगे, वो टेरिटोरियल लिमिट्स हो गई। कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो अब वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही काम करेगा। ओके, ये हो गया टेरिटोरियल लिमिट्स। और अगर टेरिटरी से बाहर आपके पास कोई केस आता है तो आप उस केस में कोर्ट जो है केस रिटर्न कर देगा। जो कोर्ट है उसमें उस केस में अगर टेरिटरी से एक्सीड होता है तो उस केस में जो कोर्ट है वो जो केस है वो रिटर्न कर देगा। और रिटर्न कौन से ऑर्डर में प्रोवाइडेड है? ऑर्डर 7 रूल 10। अब इसी तरह से आती है पिक्यूनरी। पिक्यूनरी मतलब होता है मनी। मतलब कि हर कोर्ट को एक सेट लिमिट्स दी गई हैं कि जैसे अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो लोअर डिवीजन कोर्ट है उसकी पिक्यूनरी लिमिट्स है, मॉनेटरी लिमिट्स हैं 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 30 लाख एंड सो ऑन। ऐसे उसी तरह जो कोर्ट है वो 10 लाख तक के लिमिट्स के केसेस सुन सकता है। उससे ऊपर का अगर उसके पास केस आता है और उसे लगता है कि ये मेरे पास ट्रायबल नहीं है तो उस केस में जो कोर्ट है उस पिटीशन को रिजेक्ट कर देगा। और रिजेक्शन प्रोवाइडेड है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। इसी तरह होता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर होता है कि कोई एक मैटर, पर्टिकुलर मैटर, हर कोर्ट को एक डिफरेंट कोर्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं। अब ये सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर जैसे एक कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, मोटर एक्सीडेंट केसेस हो गए, रिवेन्यू से रिलेटेड केसेस हो गए, ये होगा सब्जेक्ट मैटर। अब डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं, वो उन सब्जेक्ट मैटर को सुनेगा। और इस केस में अगर सब्जेक्ट मैटर उसका नहीं है तो इस केस में भी जो कोर्ट है वो पिटीशन को रिजेक्ट कर देगा अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। तो पेक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर में जो केसेस हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे ऑर्डर 7 रूल 11 में। फिर आता है ओरिजिनल एंड अपीलेट लिमिट्स, सॉरी ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या हो गई? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सिंपल है कि किसी कोर्ट के पास आप गए, वहां पर उसके पास टेरिटोरियल पेक्यूनरी, उसकी वो कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन है, वो केस को आपको सुनेगा भी और एंटरटेन भी करेगा और डिसीजन भी पास करेगा। ये होगी ओरिजिनल लिमिट्स। अपीलेट, अपीलेट मीन्स अपील। तो जब आप अपील में जाएंगे तो वहां पर वो कोर्ट जो है आपकी अपील सुनेगा भी, डिसाइड भी करेगा, ऑर्डर भी पास करेगा। वो हो गया अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो अब हम बात करेंगे सेक्शंस, कौन कौन से सेक्शंस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट से डील करते हैं। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 21A तक जो सेक्शंस का ये सेट है पूरा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स पर है। तो अब हम एक एक करके बहुत ही ब्रीफली मैं आपको सब सेक्शंस बता देती हूँ सो दैट कि आपकी एक रिवीजन हो जाए। सेक्शन 15 बात करता है कि जो केस है वो सबसे पहले सबसे लोअर कोर्ट में आपने फाइल करना है। ठीक है, सबसे लोअर कोर्ट में आप फाइल करना है क्योंकि एक हायरार्की बनाई गई है, एक प्रोसीजर दिया गया है जिस तरह से आपने फॉलो करना है और जिससे कि एक हायर कोर्ट्स पर ओवरबर्डन ना हो केसेस का, इसलिए भी एक हायरार्की दी गई है कि आपने सबसे पहले लोअर कोर्ट में ही केस फाइल करना है। अगर आप ऊपर किसी हायर कोर्ट में कर भी देते हैं तो वो डिसीजन नल नहीं होगा बट वो इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि इसमें पिक्यूनरी लिमिट्स के बारे में भी बताया गया है सेक्शन 15 में कि कोर्ट के पास जब प्लेंटिफ अपना सूट लेकर जाएगा तो जो पिक्यूनरी जो मनी मैटर जो उसकी कैलकुलेशन है वो ठीक होनी चाहिए, वैल्यूएशन जो करता है अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सही होनी चाहिए। अगर किसी केस में इन केस अगर कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या वैल्यूएशन है, कोर्ट को नहीं लग पा रहा है, नहीं पता लग पा रहा है, तो उस केस में प्लेंटिफ ने जो वैल्यूएशन दी है उसी को ही मान लेगा। और मान लीजिए प्लेंटिफ ने अपना वैल्यूएशन करके कोर्ट में फाइल कर दी और कोर्ट ने मान लिया कि चलो 9 लाख का केस है और उसकी वैल्यूएशन बन रही थी 12 लाख, तो उस केस में क्या होगा कि जो उसका जो बाकी का जो 9 लाख तक का जो मैटर है वो डिसाइड किया जाएगा। बाकी का जो 2-3 लाख का जो बच गया है
वो कोर्ट ये मान लेगा कि उसने वो वेव ऑफ कर दिया, अपना राइट उसने वो छोड़ दिया है। तो ये हो गया सेक्शन 15। अब सेक्शन 16। सेक्शन 16 बहुत सिंपल है। सेक्शन 16 में 5 कंडीशंस दी गई हैं, रिकवरी की, पार्टीशन की, कोई आपने कंपनसेशन लेना है वो, फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन और पार्टीशन और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट। ये 5 कंडीशंस दी गई हैं। इसने कहा है कि अगर ये 5 कंडीशन से रिलेटेड कोई केस है ना, तो आप उसी कोर्ट में उस केस को फाइल करेंगे जहां पर वो प्रॉपर्टी है। जैसे पार्टीशन का कोई केस है, मान लीजिए नाहन की प्रॉपर्टी है कोई, वहाँ यहाँ पर कोई आपका प्रॉपर्टी है, उसमें पार्टीशन का आपका कोई सूट चल रहा है, तो आप वो नाहन की कोर्ट में इसको फाइल करेंगे। तो इस तरह से 5 कंडीशंस दी गई हैं। फिर आता है सेक्शन 17। आई एम सॉरी, इसमें एक प्रोवाइजो भी है। जो प्रोवाइजो बात करता है वो ये बात करता है कि अगर कोई केस है जो वो डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस पे है, पर्सनल ओबीडियंस मतलब कि उसको पर्सनली वो जो राइट है या जो उसका क्लेम है वो डिफेंडेंट को पर्सनली उसको वो देना है, प्लेंटिफ के पास वो राइट उसको देना है, तो या तो वो उसको उसके जहाँ पर डिफेंडेंट रह रहा है वहाँ पर होगा, या फिर वो कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ऐसे केसेस में वहाँ पर ही सूट इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पर डिफेंडेंट रह रहा है या फिर जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट है। दो बातें हैं कि डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस है तो या तो डिफेंडेंट जहाँ रह रहा है वहाँ पर हो जाएगा, कैरीज ऑन बिजनेस पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या फिर जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ये दो बातें हो गई। फिर आगे सेक्शन 17 बात करता है जब प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट्स में सिचुएटेड है, मीन्स की प्रॉपर्टी जो टच कर रही है वो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिडिक्शन में आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि किसी भी कोर्ट में जाकर प्लेंटिफ सूट फाइल कर देगा, बट जो उसका सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है वो कोर्ट का पास होना चाहिए, मीन्स कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होनी चाहिए बस वो सूट को फाइल हेयर करने की, सुनने की। अदरवाइज वो किसी भी कोर्ट में सूट को फाइल कर सकता है। अब सेक्शन 18 बात करता है अनसर्टेनिटी की। 17 में तो था कि डिफरेंट कोर्ट्स में है, पर हमको वहाँ पता था कि कौन सी कोर्ट में हमको जाना है। 18 में है कि हमको पता ही नहीं है कि हमें कौन सी कोर्ट में जाना है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोर्ट भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई हमको इसकी अनसर्टेनिटी है, हमको नहीं पता कि कौन से कोर्ट की जुरिडिक्शन में ये केस फॉल हो रहा है, तो कोर्ट ये रीजन अपने रिकॉर्ड करेगा और स्टार्ट कर देगा हेयरिंग, केस सुनना स्टार्ट कर देगा। अब 19 है वो बात करता है पर्सन और मूवेबल्स की। उसमें क्या है कि जहाँ पर प्लेंटिफ की मर्जी होगी वहाँ पर वो सूट फाइल होगा। ओके, जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहाँ हो जाएगा, या फिर जहाँ पे डिपेंडेंट रिजाइड्स और कैरिज ऑन बिजनेस और पर्सनल वर्क फॉर गेन वहाँ पर हो जाएगा। मूवेबल्स के केस में सेक्शन 16 क्लॉज एफ हमें ये बताता है कि जहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी है वहीं पर ही सूट इंस्टीट्यूट होता है। ओके, अब आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 को रेजिडोरी क्लॉज भी कहा जाता है और सेक्शन 20 के दो क्लॉजेज हैं। सेक्शन 20 के क्लॉज 1 हमें ये बताता है कि अगर एक डिफेंडेंट है तो उस केस में क्या होगा कि जहाँ पर डिफेंडेंट रह रहा है, पर्सनल वर्क फॉर गेन और कैरीज ऑन बिजनेस, वहाँ पर वो केस सूट फाइल हो जाएगा। और उसका क्लॉज 2 हमें ये बताता है, सेक्शन 20 क्लॉज 2 हमें ये बताता है कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, मान लीजिए 5, 6, 7 डिफेंडेंट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि किसी भी एक कोर्ट में सूट फाइल हो जाएगा, बट बाकी के जो डिफेंडेंट्स हैं उनसे कंसेंट ली जाएगी और साथ में कोर्ट की भी कंसेंट ली जाएगी। फिर जाके किसी एक कोर्ट में केस फाइल होगा जब बाकी के डिफेंडेंट्स और कोर्ट की कंसेंट आ जाएगी, फिर केस स्टार्ट हो जाएगा किसी एक कोर्ट में। ठीक है, फिर आता है इसकी 20 की एक्सप्लेनेशन। 20 की एक्सप्लेनेशन के ऊपर एक केस है, मेसर्स पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस मेसर्स प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी। 1999 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा गया था कि अगर मान लीजिए कोई कॉरपोरेशन है, उसका प्रिंसिपल ऑफिस भी है और साथ में एक सबॉर्डिनेट ऑफिस भी है, और कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सबॉर्डिनेट ऑफिस में राइज हुआ है, तो उस केस में जो केस है वो फाइल होगा सबॉर्डिनेट ऑफिस की कोर्ट में। हम प्लेंटिफ को प्रिंसिपल ऑफिस की कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सबॉर्डिनेट ऑफिस की कोर्ट जहाँ पर भी है, जहाँ जिस भी जुरिडिक्शन में वो पढ़ रहा है उस कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 बात करता है ऑब्जेक्शंस टू जुरिडिक्शन। ये कहता है कि 3 कंडीशंस इसमें दी गई हैं कि या तो जो ऑब्जेक्शन है वो फर्स्ट इंस्टेंस पर नहीं लिया गया,
सेकंड वो बोलता है कि या तो इश्यूज सेटल होने से पहले या इश्यूज सेटल होने के बाद आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, या फिर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस रही है लोअर कोर्ट में। ये 3 कंडीशंस हैं। अगर ये 3 कंडीशंस हैं तो आप तो आप अगर ये 3 कंडीशंस आपने लोअर कोर्ट में नहीं ली तो आप रिविजनल और अपीलेट कोर्ट में के पास भी जाकर ये ऑब्जेक्शंस नहीं उठा सकते कि वहाँ पर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ, इशू सेटल होने से पहले आपने नहीं कहा, इशू सेटल होने के बाद, इशू सेटल होने के बाद मतलब जजमेंट आने से पहले आपने कोई इशू नहीं रेज किया, या फिर आपने अपना जो ऑब्जेक्शन था फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं लिया लोअर कोर्ट में, तो आप यही फर्स्ट अपीलेट और रिविजनल कोर्ट के पास जाके भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। इसमें एक केस है मंटू सरकार वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। उसमें ये कहा गया था कि ये जो 3 कंडीशंस हैं, ऑब्जेक्शन मस्ट हैव बीन टेकन एट द फर्स्ट इंस्टेंस, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी दैट इज बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, एंड देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ये जो 3 कंडीशंस हैं, ये दीज 3 कंडीशंस मस्ट को एक्सिस्ट। ओके, अब आता है सेक्शन 21A। सेक्शन 21A ये बताता है कि जो हमने प्लेस ऑफ सुइंग के ऊपर, अगर हमने सेक्शन 21 में हमने क्या पढ़ा कि हमको ऑब्जेक्शन पहले ही लेना है, लोअर कोर्ट में लेना है, फर्स्ट इंस्टेंस पर लेना है। तो 21A हमें ये बताता है कि अगर आपने प्लेस ऑफ सुइंग के ऊपर ऑब्जेक्शन पहले नहीं लिया तो आप इस पर प्लेस ऑफ सुइंग पर नया सूट नहीं फाइल कर सकते। ये सेक्शन 21A प्रोवाइड करता है। तो ये टोटल ओवरऑल एक बहुत ही ब्रीफ लेक्चर था आपके लिए, आपके एग्जाम से पहले। आई होप कि आपको बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।